अंग्रेजी अनुवाद करने के नियम। प्यारे बच्चों, आज हम अंग्रेजी अनुवाद करने के नियम सीखेंगे। यहाँ कुछ हमने नियम लिखा है, जैसे कि नियम नंबर 1 में है, सबसे पहले वाक्य में टसों की पहचान करें। अब टसों का मतलब होता है कि टी फॉर टेंस, यानी कि पहले हमें अंग्रेजी अनुवाद करने से पहले टेंस की पहचान करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें उसमें सेंटेंस पहचानना चाहिए कि यह किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव विद निगेटिव है। उसके बाद हमें उसमें सब्जेक्ट की पहचान करनी चाहिए कि इस वाक्य का कर्ता कौन है। फिर हमें वर्ब की पहचान यानी कि क्रिया पहचाननी चाहिए कि इस वाक्य में कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। इस तरह से कर्ता, क्रिया, कर्म और ऑब्जेक्ट की पहचान करने के बाद नियम नंबर 2 है कि यह पहचानने की वाक्य व काल के अनुसार इसमें क्रिया की कौन सी अवस्था लगने वाली है और इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी, यह बात जरूर होती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि प्रेजेंट का अगर कोई वाक्य होता है तो उसके अंत में है, हु, हो इत्यादि शब्द अवश्य लगा रहता है। और अगर वाक्य पास्ट का होता है तो अंत में था, थी, थे अवश्य आता है। अगर फ्यूचर का वाक्य होता है तो अंत में गा, गी, गे अवश्य लगा होता है। उसके बाद अगर बात की जाए इंडिफिनिट की, तो जितने भी इंडिफिनिट होते हैं उसमें ता, ती, ते आता है। कॉन्टिन्यूअस में लगभग रहा, रही, रहे आता है, यानी यह कॉन्टिन्यूअस कार्य को जारी होने का बोध कराता है। और परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके या फिर आ, ई, ए करके होता है। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहता है। समय का आशय यह है कि जैसे 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से इत्यादि, तो ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस रहा, रही, रहे उसमें आता है। नियम 4 ये है कि अफर्मेटिव होने की कुछ शर्तें होती हैं। कैसे पता होगा कि यह वाक्य अफर्मेटिव है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए आप याद रखें कि उसमें फुल स्टॉप अवश्य लगा होगा। स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं वो कर्ता से शुरू होते हैं और उनके बीच में नॉट नहीं आता, अर्थात नहीं शब्द नहीं आया होता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि फुल स्टॉप लगा होता है, कर्ता से शुरू होते हैं और नॉट शब्द आया होता है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहली बात तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है और वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है। आइए हम कुछ अनुवाद आपको करना सिखाते हैं। कोशिश यह करेंगे कि कुछ ही अनुवादों में हम आपको ढेर सारा चीज़ बता जाएं। चलिए आप अच्छे से देखिए। जैसे पहला अनुवाद यहाँ पे है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो अब हमें देखिए, हमने आपको बताया था कि अनुवाद करने से पहले हमें टसो यानी कि 5 चीज़ों की पहचान करनी होती है। पहले तो टेंस, फिर सेंटेंस, इसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक किताब पढ़ता हूँ, लास्ट में हूँ आया है और है, हूँ, हो प्रेजेंट में आता है और ता, ती, ते इंडिफिनिट में आता है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था आपको। तो यहाँ पे ये ता, हूँ जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब पता हमें यह लगाना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो बच्चों इसमें वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा है, यहाँ आप पढ़ चुके हो, ध्यान से देखिए। इसमें हमने बताया था कि अफर्मेटिव होने की शर्त होती है कि फुल स्टॉप लगा हो, स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट यानी कर्ता से शुरू हो और नॉट यानी नहीं शब्द ना आया हो। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, इस वाक्य में पूर्ण विराम लगा हुआ है तथा वाक्य कर्ता से शुरू है यानी मैं से शुरू है। तो इसका मतलब, और इसके बीच में कहीं नहीं शब्द नहीं आया है तो यह अफर्मेटिव है। इस तरह के जितने वाक्य होंगे अफर्मेटिव होंगे। अगर पूर्ण विराम लगा होगा, बीच में नहीं शब्द आया होगा तो निगेटिव सेंटेंस होंगे। चलिए इसका अनुवाद किया जाए। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का नियम होता है कि अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया की पहली अवस्था का उपयोग होगा। हाँ, इसकी सहायक क्रिया डू या डज इसके साथ यूज नहीं होगी। तो अगर हम इसका अनुवाद करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, यानी कि आप याद रखिए कि सो वाला नियम लगेगा, पहले सब्जेक्ट तब वर्ब और तब ऑब्जेक्ट की इंग्लिश हमें लिखनी होगी। तो इस वाक्य में अगर हमें कर्ता का पता लगाना हो तो मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अगर पूछा जाए किताब कौन पढ़ने का काम कर रहा है तो उत्तर मिलेगा मैं। इस वाक्य का कर्ता मैं है और इस वाक्य की जो क्रिया है पढ़ता हूँ है। क्रिया से ही प्रश्न करने पर हमें कर्म का पता चल जाता है। पढ़ता हूँ तो क्या पढ़ता हूँ, तो उत्तर मिलेगा एक किताब, और इस वाक्य में एक किताब कर्म है। तो अगर हम इसका अनुवाद करें, सबसे पहले हम लिखेंगे मैं की अंग्रेजी यानी कि आई। उसके बाद पढ़ता हूँ यानी कि रीड, आई रीड। मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, अ बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। इस तरह से इसका अनुवाद हो जाएगा।
फिर है अजय बाजार जाता है। सबसे पहले हमें अब ता है, इसमें भी आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा है और वाक्य कर्ता से शुरू है, इसमें नहीं आया है, तो इसका मतलब फॉर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले हमें कर्ता की अंग्रेजी लिखनी है अजय। और दोनों ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इसका कर्ता बहुवचन था, इसलिए क्रिया में यस या यस नहीं लगा, लेकिन इसका कर्ता एक वचन है। यह वह नाम, याद रखना, यह वह नाम यानी कि इसको यह वह नाम, ही सी इट नेम, ये सब एक वचन कर्ता होते हैं और इनके साथ जो है क्रिया की पहली अवस्था में यस या ई एस जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अजय, सबसे पहले ए जे ए वाई अजय, जाता है मतलब गोज। हाँ, याद रखना कि इसमें है हु की अंग्रेजी हमें इजमार नहीं लिखनी है। अजय गोज कहीं जाने का कार्य करेगा टू, और कहाँ जाता है मार्केट, MARKET, अजय गोज टू मार्केट। वे टीवी देखते हैं, यह वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता बहुवचन है, इसलिए डायरेक्ट हम वे की अंग्रेजी दे लिखेंगे। पहले तो देखते हैं, टीवी देखने के लिए वाच का यूज होता है WATCH, दे वाच ES नहीं लगाना है क्योंकि कर्ता बहुवचन है, दे वाच टीवी डायरेक्टली। तुम एक मधुर गीत नहीं गाते हो, देखिए अब ता है, ती है, ते हो, इसमें भी आया है लेकिन अब इसमें नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि सहायक क्रिया डू नॉट, डज नॉट का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तुम के साथ डू लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, तो यू सबसे पहले हम लिखेंगे यू। नहीं गाते हो मतलब डू नॉट सिंग, यू डू नॉट सिंग, मतलब कि तुम नहीं गाते हो। और क्या नहीं गाते हो, अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, अ स्वीट SWEET सॉन्ग SONG, यू डू नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। हम एक पतंग क्यों उड़ाते हैं, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है। हम एक पतंग क्यों उड़ाते हैं, क्यों शब्द आने से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसका मतलब है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले अगर बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको इत्यादि शब्द अगर बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम सबसे पहले लिखते हैं, तो पहले हमें क्यों लिखना है यानी कि वाई। उसके बाद हम के साथ डू या डज में से डू लगेगा, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम, वाई डू वी। उसके बाद वाई डू वी उड़ाते हैं मतलब फ्लाई, फ्लाई तो क्या फ्लाई, उड़ाते हैं तो क्या उड़ाते हैं, एक पतंग, अ काइट, वाई डू वी फ्लाई अ काइट, इस तरह से इसका अनुवाद होगा। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको उससे लगाना है। रमेश पढ़ रहा है आया है, प्रेजेंट का वाक्य है, रहा रही रहे हमने बताया था कंटिन्यूअस जारी होने का बोध कर रहा है। रमेश पढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो वाक्य है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्रिया की चौथी अवस्था लगती है और सहायक क्रिया जो है जयमार लगती है। तो अनुवाद हो जाएगा सबसे पहले रमेश, RAMESH, रमेश इज, रमेश के साथ इज लगेगा क्योंकि एक वचन करता है, पढ़ा रहा है मतलब टीचिंग, TEACHING, रमेश इज टीचिंग। पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ा रहा है, इसमें नहीं दिया है, कर्म नहीं है, तो डायरेक्ट बस इतना ही लिखना है कि रमेश इज टीचिंग। वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, खेल रहा है इसमें आया है, इसका मतलब है कि ये जो वाक्य है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखनी है वाई, वह के साथ इज लगेगा, वाई इज ही प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य यूज करना है। नेक्स्ट वाक्य है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे बॉयज भी लिख सकते हो, चिल्ड्रेन भी लिख सकते हो, चलिए हम चिल्ड्रेन लिख लेते हैं, CHILDREN, चिल्ड्रेन। शोर मचा रहा है मतलब मेकिंग अ नॉइज, बहुत से बच्चे हैं तो आर लग जाएगा, चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज, चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज, NOISE, नॉइज मीन्स शोर मचाना, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करें। नेक्स्ट वाक्य है कि क्या वह एक पत्र लिख रहा था, क्या वह एक पत्र लिख रहा था। हाँ, याद रखना कि अगर किसी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस हो, अगर वाक्य के शुरू में क्या आता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती, बल्कि कर्ता के अनुसार हमें सहायक क्रिया को शुरू में लिखना पड़ता है, टेंस और सेंटेंस और सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देखिएगा कि रहा था, रही थी, रहे थे आया है, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और वह के साथ वाज लगने वाला है इसमें, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज या वेयर होती है। तो बच्चों यहाँ हमको क्या करना है कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है बल्कि वाज शुरू में कर देंगे, वाज ही राइटिंग अ लेटर, मतलब कि पत्र लिख रहा था, तो वाज ही राइटिंग, WRITTING, राइटिंग अ लेटर, LETTER,
मीनिंग मैं इसलिए बोलता जा रहा हूँ कि अगर जहाँ आपको ये मीनिंग नहीं समझ में आएगी तो आप सुनकर लिख लेंगे। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, आ है, ई है, ए है। जिस प्रकार से चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसी तरह से यह भी है। पहचान के बारे में, सहायक क्रिया के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। आप अगर नहीं देखे हो तो उसमें जाकर आप देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से आने लगे। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, तो सबसे पहले ये देखो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसका बाद करने के लिए इसकी सहायक क्रिया हैज या हैव इसमें यूज होगी। सबसे पहले मैंने मतलब आई के साथ हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूर्ण करना मतलब कंप्लीटेड, COMPLETED, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी माई होगी, उसके बाद प्रोजेक्ट PROJECT इस तरह से लिखा जाएगा। सीता ने गाना गाया, अंत में आ है, ई है, नहीं आया है, केवल आ आया है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में केवल आ, ई, ए लगा हो और उसमें था, थी, थे, ये सब चीज़ें न लगी हों तो बच्चों ये जान लो कि वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। और इसमें क्या होता है कि सहायक क्रिया डिड लगती है, वह भी तब लगती है जब वाक्य निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव में नहीं लगती है। और सीता ने गाना गाया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीता, SITA, गाना गाया। अब यहाँ पे गाया की दूसरी अवस्था लगने वाली है, यानी कि सिंग, सैंग, संग ऐसे चलती है, तो यहाँ पे सैंग, सीता सैंग अ सॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा। फिर है साक्षी ने अपने कपड़े धोए, तो सबसे पहले हमें लिखना है साक्षी की अंग्रेजी साक्षी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा साक्षी, KSHI, साक्षी। उसके बाद धोए मतलब वाश्ड, WASHED, वाश्ड। अपने कपड़े, साक्षी के लिए अपना अपनी की अंग्रेजी हर हो जाएगा, क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसकी सहायता की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे हो जाएगा आई हेल्प्ड हिम, HELPED, हेल्प्ड हिम भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, क्योंकि पता नहीं है किसकी सहायता की। नेक्स्ट है तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी। हाँ बच्चों, यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। यहाँ आप देखो तो दो काम हुआ है, तुम्हारे सो जाने के और सीता यहाँ आई थी, मतलब कि दो काम, एक तो तुम्हारा सोना हो रहा है, दूसरा सीता का आना हो रहा है। तो इसमें दो कार्य हुए हैं और यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक नियम होता है कि जो कार्य पहले हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करना होता है, और जो कार्य बाद में हो उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अनुवाद हमेशा के बाद या से पहले के इधर वाला ही किया जाता है, यानी राइट साइड से ही अनुवाद करते हैं। तो पहले हमें सीता यहाँ आई थी का अनुवाद करना है, तुम्हारे सोने के बाद, अर्थात तुम सो गए थे उसके बाद सीता आई थी। सीता के आने वाला काम बाद में हो रहा है, इसका मतलब इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट के नियम से करेंगे। पहले लिखेंगे सीता आई मतलब कम, केम दूसरी अवस्था केम हो जाएगा, सीता केम हियर मतलब सीता यहाँ आई। अब के बाद की अंग्रेजी आफ्टर, आफ्टर। और ये तुम्हारा सोना जो हो रहा है सबसे पहले काम हुआ था, तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यू हैड स्लेप्ट, यू यानी तुम्हारे, यू के साथ हैड इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सोने की तीसरी अवस्था स्लेप्ट हो जाएगी। उसके कॉलेज पहुंचने के पूर्व उसके कॉलेज पहुंचने के पूर्व छात्र कक्षा से जा चुके थे। तो यहाँ ध्यान दो कि उसका कॉलेज का पहुंचना और छात्रों का कक्षा में जाना दो कार्य हो रहे हैं, लेकिन यहाँ है कि कॉलेज नहीं पहुंचा, उसके पहले ही छात्र कक्षा में जा चुके थे। तो यह जो कार्य है सबसे पहले हुआ है, चाहे कार्य पहले हो चाहे बाद में हो, अनुवाद इसी का हमें पहले करना है, इस तरफ का। तो यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। आइए अनुवाद करते हैं। सबसे पहले छात्र मतलब कि स्टूडेंट, चाहे द स्टूडेंट भी लिख सकते हो क्योंकि स्टूडेंट ही कक्षा में जाएंगे, STUDENT, स्टूडेंट हैड, कक्षा में जाना, कक्षा से जा चुके थे, से जा चुके थे मतलब लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट हैड लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट द क्लास, लेफ्ट द क्लास बिफोर, BEFORE, बिफोर मतलब पहले, उसके कॉलेज पहुंचने मतलब ही रीच्ड कॉलेज, REACHED, ही रीच्ड कॉलेज, COLLEGE, इस तरह से बनाएंगे। उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, पहले ही के लिए ऑलरेडी लिखना पड़ता है, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, या फिर इन्फॉर्म्ड मी ऑलरेडी, कैसे भी कर सकते हो, INFORMED, इन्फॉर्म्ड मी, यानी कि मुझे ऑलरेडी मतलब पहले ही, इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित कर दिया था, ALREADY। बच्चों ध्यान देना, सिंगल L रहने वाला है इसमें। अब है कि राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। अभी देखिए इसमें 2 घंटे से समय दिया है और रहा था, रही थी, रहे थे।
समय रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है और इसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है। पहले लिखेंगे राम, फिर इसकी सहायक क्रिया हैड बीन, राम हैड बीन देख रहा था, क्रिया की चौथी अवस्था यानी वाचिंग, WATCHING, वाचिंग टीवी, यानी राम हैड बीन वाचिंग टीवी मतलब राम टीवी देख रहा था। कब से देख रहा था? 2 घंटे से। तो देखिए निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो यहाँ पे 2 घंटे से अनिश्चित है तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, HOURS, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है वह एक पत्र लिखेगा, यह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, गागी गया है इसमें। तो ही, इसमें क्या होता है कि सहायक क्रिया विल या सैल लगती है, आई और बी के साथ सैल, बाकी सब के साथ विल लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, इस तरह से बनेगा। वह एक पत्र लिख चुका होगा, तो यहाँ पे भी देखो तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो यहाँ हो जाएगा ही विल हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया विल हैव शैल हैव होती है। तो यहाँ पे ही विल हैव रिटेन, WRITTEN, रिटेन अ लेटर, इस तरह से इसको बनाया जाएगा। चलिए अगला है, वह 2 घंटे से गाना गा रहा होगा। तो यहाँ पे 2 घंटे से समय भी दिया हुआ है और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका हो जाएगा ही विल हैव बीन, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन गा रहा होगा मतलब कि सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, सिंगिंग तक आ सिंगिंग, असंग क्योंकि एक बार में एक ही गीत गाएगा, असंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, HOURS। बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस तरह की ज़्यादा वीडियो पाने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बच्चों हम आपको पूरी तरह से धीरे धीरे करके अच्छे से अभी तो ये टेंस पढ़ाया हूँ, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, काफ़ी चीज़ें मैं ग्रामर पोर्शन की और मैथ की, GK GS की जितनी भी हमसे हो सकेगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।